हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन रिस्क पूल। कहते हैं इंडियन मोटर थर्ड पार्टी डिक्लाइंड रिस्क पूल ऑपरेट्स इन द ऑटो अरेना ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स टू हैव। कहते वो जो इंडियन मोटर थर्ड पार्टी डिक्लाइन रिस्क पूल है वो कहते कमर्शियल व्हीकल के लिए ऑपरेट होता है। किन किन चीज़ों के लिए कहते क्यों? इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग बाय ऑल इंश्योरर। जैसे ही पहले इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा कि हाँ जी उनको प्रॉपर मतलब उनका शेयर नहीं जा रहा कि हमारा सारा है जो हम शेयर करते हैं वो पब्लिक सेक्टर वाले जो उनके क्लेम्स में सारा स्पेंड हो रहा है, ऐसे करके वो बोल रहे थे। तो उन्होंने डिक्लाइन रिस्क पूल बनाया, ठीक है। नेक्स्ट उसको बंद करके पहले वाले को तो कहते पहले तो है कि उनको पहला है इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग ऑफ ऑल इंश्योरर। कहती एक बराबर रहेगा सबका और फेयर शेयरिंग रहेगी सबकी। सेकंड है सिंप्लिसिटी टू द एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड ब्रिंग क्लेम्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी। और कहते हैं क्लेम्स की मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर एफिशिएंसी के लिए वो बनाया गया। जो कहते हैं पॉलिसी डिक्लाइंड रिस्क पूल अप्लाइज टू द ऑल कमर्शियल व्हीकल्स फॉर स्टैंड लोन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्ट ओनली इंश्योरेंस। जो एक्ट ओनली इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो स्टैंड लोन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो कमर्शियल व्हीकल के लिए है, उसके लिए डिक्लाइन रिस्क पूल अप्लाई होता है। कहते जो न्यू पूल है उसका स्ट्रक्चर is an important first step toward addressing the issue around commercial vehicle third party insurance and reforming them। जो कहते पहला है उसका इम्पोर्टेंट स्टेप वो है कमर्शियल व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को चेक करना, रिफॉर्म करना। एंड स्ट्रक्चर इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड इंश्योर देयर इज़ नो सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कवर। ठीक है कि हाँ जी जिसको चाहिए उसके लिए प्रॉपर अवेलेबल हो कवर। तो हमारा सेकंड आउटकम है नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट एंड सम मार्केट प्रैक्टिसेस। अभी नॉक एंड नॉक फॉर एग्रीमेंट क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि हम आगे पढ़ेंगे नॉक एंड नॉक एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में। तो ये क्लेम अंडर, तो नॉक एंड नॉक फॉर एग्रीमेंट क्लेम अंडर ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी सेक्शन। तो ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी सेक्शन ये क्या चीज़ है? कहते देखो आप एक जर्नल बात दिखना कि मानो दो बंदे, एक राम है एक श्याम है, दोनों की आपस में गाड़ी टकरा जाती है। ठीक है, कहते गाड़ी टकरा जाती है, कोलाइजन होता है और अभी अंडर द थर्ड पार्टी अभी कंपलसरी है, थर्ड पार्टी कंपलसरी है। तो मानो राम की गाड़ी श्याम की गाड़ी से टकराई और जो राम है, ठीक है, तो राम की गलती है, ठीक है, वो फॉल्ट है उसका। तो मीन्स के शाम की गाड़ी का, शाम का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो जो राम की थर्ड पार्टी है, जो राम की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, वो शाम की प्रॉपर्टी डैमेज शाम की तो प्रॉपर्टी है ना जो गाड़ी है, तो उसका क्लेम पे करना चाहिए एज़ पर द रूल, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी कवर करती है। तो हमारे इंडिया में ये चीज़ नहीं है। क्या है जो इसमें दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं पहले। कहते हैं एक मानो दो व्हीकल आपस में टकराते हैं, वन ऑफ द व्हीकल इज़ नेग्लिजेंट मीन्स एक का कसूरवार है जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो दो ओनर है, कहते तो अदर व्हीकल का ओनर कैन रिकवर द डैमेज फ्रॉम द नेग्लिजेंट ओनर। जो ओनर है जिसका नुकसान हुआ है, जो जिसका फॉल्ट है, उससे वो अपना जो डैमेज है उसको कवर करवा सकता है। इफ़ ही चूज़ अ क्लेम फ्रॉम हिज इंश्योरेंस, अगर वो अपना जिसका नुकसान हुआ है वो अगर अपना वो क्लेम लेता है इंश्योरेंस से अंडर द ओन डैमेज सेक्शन ऑफ द पॉलिसी। अंडर द ओन डैमेज मीन्स अपनी पॉलिसी पे, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पे वो क्लेम लेता है। तो जो उसका इंश्योरर है वो उसको सबरोगेट राइट मिल जाते हैं इंश्योर्ड के, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना जो अपना राइट्स है उसके अकॉर्डिंग वो नेग्लिजेंट ड्राइवर से, ठीक है, रिकवरी कर सकता है। ठीक है, तो कहते हैं लेटर वुड हैविंग इंश्योरेंस पॉलिसी, और मानो सामने वाले की भी इंश्योरेंस पॉलिसी है और हिज इंश्योरर में हैव टू पे द क्लेम अंडर द थर्ड पार्टी सेक्शन। अगर पहले तो एक की मानो जैसे हमने राम और श्याम वाला डिस्कस किया, तो एक तो वो है जिसका नुकसान हुआ और एक वो है जिसका जो नेग्लिजेंट है। तो पहले जो जिसका नुकसान हुआ वो अपने इंश्योरर से क्लेम ले लेता है, और जो इंश्योरर का है ड्यू टू द मतलब अंडर सबरोगेट राइट, तो वो उसकी रिकवरी का हक होता है राम से। ठीक है, तो बट सामने वाले के भी कहते थर्ड पार्टी सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो पे कर सकता है। कहते दिस वुड मीन दैट इन ऑल केसेस वेयर इंश्योरेंस इज इन्वॉल्वड। कहते हर एक वो केसेस जिसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है, तो उन क्लेम्स में
जो सेटलमेंट होती है रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस की, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ नेग्लिजेंट आर इन्वॉल्वड दीज वुड हैव टू बी सेटल्ड बाय लिटिगेशन बिटवीन। तो जैसे इंश्योरेंस की रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस की सेटलमेंट रहती है वो थ्रू द जो लिटिगेशन होती है उसके थ्रू ही रहती है, ठीक है। तो विच इज़ एन एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो कि कहते हैं एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इवेंचुअली कहते हैं जो कॉस्ट रहती है लिटिगेशन की वो प्रीमियम रेट्स में रिफ्लेक्टेड होती है। लिटिगेशन क्या है? लिटिगेशन मीन्स कोर्ट के थ्रू क्लेम लेना, ठीक है। जैसे हम राम और श्याम की बात की, ठीक है, और दोनों की इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो वो आपस में मानो जो मीन्स के राम जो नेग्लिजेंट था, ठीक है, नेग्लिजेंट इसकी वजह इसकी गलती के कारण वो उसका नुकसान हुआ है श्याम का। तो इसकी जो इसका इंश्योरर है इसके पास सबरोगेट राइट आ गया सब्रोगेशन का, तो इसके इंश्योरर से वो लिटिगेशन करेगा कोर्ट के थ्रू कि हाँ जी क्लेम पे करो। उसको रोकने के लिए आगे क्या चीज़ हुआ? नोक फॉर नोक एग्रीमेंट हुआ। नोक फॉर नोक एग्रीमेंट के में क्या रहता है कि जो ये इन्होंने जो इंश्योरर है इंडिया के इंश्योरेंस कंपनियों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है जिसको कहते हैं नोक फॉर नोक एग्रीमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाँ जी इररिस्पेक्टिव हु इज़ नेग्लिजेंट, कहते हैं इसके ये जानने के अलावा कि हाँ जी कौन जिम्मेवार है, प्रोवाइडेड द डैमेज इज़ कवर्ड अंडर द पॉलिसी, जो पॉलिसी में डैमेज कवर है, जो इंश्योरर्स हैं वो कवर डैमेज करते हैं, नॉट एक्सरसाइजिंग सबरोगेट राइट्स अगेंस्ट द पार्टी इन्वॉल्वड द एक्सीडेंट, और अपना उसको सरेंडर कर देते हैं, मानो वो सबरोगेशन राइट लेते नहीं हैं। कहते हैं इंस्टेड दे विल एडेमनीफाई देयर इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू द टर्म एंड पॉलिसी। एडेमनीफाई कहते हैं वो उसका सबरोगेशन का राइट नहीं लेते, बट वो क्या करते हैं मतलब जैसी जैसी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसका लॉस एडमिनिफाई कर देते हैं, ठीक है। एडमिनिफाई मीन्स जैसे जो वो पहले कंडीशन में था उसी कंडीशन में ले आते हैं। सिमिलरली कहते हैं जो अदर इंश्योरर विल एडमिनिफाई देयर इंश्योर्ड प्रोवाइडेड द डैमेज इज कवर अंडर द पॉलिसी, और जैसी पॉलिसी में कवर है उसके अकॉर्डिंग दूसरा इंश्योरर अपने जो इंश्योर्ड है उसका लॉस भी एडमिनिफाई कर देता है, ठीक है। तो कहते हैं इन अदर वर्ड्स जो इंश्योरर है वो अपने अपने इंश्योर्ड का एडमिनिफाई कर देता है लॉस। कहते हैं दिस एग्रीमेंट हाउ एवर डज नॉट अप्लाई गुड्स एंड सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कहते हैं जो गुड्स व्हीकल पॉलिसी हैं या पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं जैसे टैक्सीज बसेस जहाँ फॉर हायर एंड रिवार्ड्स के लिए, कहते हैं टेक्निकली जो इंश्योरर है आर फ्री टू एंटर इनटू लिटिगेशन, वो कहते हैं लिटिगेशन के लिए फ्री होता है अपना लॉस को कवर करने के लिए कॉज्ड बाय सच व्हीकल्स, जो जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ है। अभी इसमें बेनिफिट बताए गए हैं नोक फॉर नोक एग्रीमेंट के। देखो इन नोक एंड नोक एग्रीमेंट का बेनिफिट दोनों का है, इंश्योरर को भी और इंश्योर्ड को भी। इंश्योरर को कैसे है, कैसे वो लिटिगेशन और उनका लिटिगेशन कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है, सेव्स कॉस्ट होता है, ठीक है, सेव होती है कॉस्ट। और इंश्योर्ड का कैसे होता है? कहते हैं उनका क्लेम स्ट्रेट अवे उनके इंश्योरेंस से उनको मिल जाता है, ठीक है, उनका झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। और दूसरा एक और बेनिफिट है, कहते हैं जो एक है कि जो मानो लिटिगेशन की कॉस्ट है इंश्योरर कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एट एंड ऑफ द डे इंश्योर्ड से ही चार्ज करेगी थ्रू द प्रीमियम, तो उनकी मतलब कॉस्ट भी कम हो जाती है इंश्योर्ड के भी। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो जैसे मानो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक बार फिर बताया हुआ है उन्होंने वैसा ही कि जैसे थर्ड पार्टी मैंडेटरी है, ठीक है, तो मीन्स नोक फॉर एग्रीमेंट की वजह से जो इंश्योर्ड है, ठीक है, वो अपने अपने इंश्योरेंस से क्लेम लेता है कि रादर दैन कि दूसरे से, ठीक है। मीन्स के वो आपस इंश्योरर एक दूसरे में लिटिगेशन में नहीं पड़ते और अपने अपने इंश्योर्ड को वो क्लेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड हुआ है अंडर द नोक फॉर नोक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। आगे डेफिनेशन दी हुई है नोक फॉर नोक एग्रीमेंट की, सेम बताया हुआ है कि हाँ जी अपना अपना इंश्योरर अपने अपने इंश्योर्ड का क्लेम देगा, ठीक है, भी विदाउट एस्टेब्लिशिंग एनी ब्लेम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, ब्लेम के बिना वो अपने अपने थर्ड जो इंश्योर्ड है उसका क्लेम देगा, ठीक है, इंश्योरर। डिफरेंस बिटवीन ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी कवर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओन डैमेज मीन्स अपनी गाड़ी का नुकसान, थर्ड पार्टी मीन्स किसी दूसरे आदमी का नुकसान। ओन डैमेज पॉलिसी कवर डैमेज एंड थर्ड पार्ट एंड थेफ्ट ऑफ द व्हीकल, जो कहते हैं सम इंश्योर्ड है, ठीक है,
द सम इंश्योर्ड और द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर इन द ओन डैमेज कवर इज़ डिटरमाइंड बाय द इंश्योर्स डिक्लेयर्ड वैल्यू। जो आईडीवी होता है वो सम इंश्योर्ड होता है, जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है जो ओन डैमेज में कवर होती है। सेकंड जो थर्ड पार्टी कवर है, इसमें तो सिर्फ आईडीवी कवर होती है ओन डैमेज में। जो थर्ड पार्टी होता है उसमें प्रॉपर्टी डैमेजेस टू द व्हीकल या प्रॉपर्टी डैमेज अप टू 7.5 लाख तक कवर होता है। ये याद रखने वाला है, ठीक है। कितने तक कवर होता है? 7.5 लाख तक कवर होता है। और जो बॉडी इंजरी होती है या लॉस ऑफ लाइफ होता है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द केस ऑफ, ठीक है, लॉस, बॉडी इंजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ। जो थर्ड पार्टी केसेस होते हैं वो कहते हैं फोर्ट एट द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इसे हम मैक बोलते हैं, ठीक है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। जो थर्ड पार्टी क्लेम्स होते हैं वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा फोर्ट लड़े जाते हैं, मीन्स उनके थ्रू सॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो कंपनसेशन होता है कि हाँ जी कितना कंपनसेशन पे होना है, वो भी उनके द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा डिसाइड होता है। अभी क्वेश्चन आता है कि वाई डू इंश्योरर हैव दिस एग्रीमेंट। जैसे हमने पहले पढ़ा ही है इसके बेनिफिट्स कि इंश्योर्ड के भी पैसे बचते हैं मानो और इंश्योरर के भी। तो ये कहते जो ये एग्रीमेंट बना है कहते ये मैंडेटरी नहीं है अथॉरिटी के द्वारा। दिस इज़ एन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द इंश्योरर्स एंड इट इज़ नॉट मैंडेट बाय द रेगुलेटर के द्वारा नहीं है। उन्होंने अपना जो इंश्योरर्स हैं उन्होंने आपस में एक हर एक साल ये एग्रीमेंट हर एक एवरी ईयर होता है, हर एक साल होता है नोक फॉर नोक एग्रीमेंट, और आपस में मिलके वो अपना लिटिगेशन एंड अननेसेसरी डिले बचाते हैं, ठीक है, वो कोर्ट के चक्कर वगैरह उसका ठीक है। तो आपस में वो एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ जी अपना अपना क्लेम वो करेंगे खुद, ठीक। कहते इट इज़ ए क्वाइट टॉस अप बिटवीन क्विक टर्न अराउंड टाइम जो टैट है इन द क्लेम सेटलमेंट एंड नो क्लेम बोनस अर्नड बाय द क्लेमेंट। कहते हैं जिसमें ओन डैमेज कवर होता है, इंश्योर्ड विल एंड अप बाय फॉर गोइंग द नो क्लेम बोनस दैट इज एंटाइटल्ड फॉर द एवरी क्लेम फ्री ईयर। अगर कोई इंश्योर्ड क्लेम नहीं लेता, हर एक उसका क्लेम फ्री ईयर होता है, तो उसको अप टू 50% ऑफ द प्रीमियम उसको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, प्रीमियम। सो इंश्योर्ड विल नीड टू इवेलुएट व्हाट वुड यू रादर सेटल फॉर। कहते उसको वो चूज़ करता है कि क्या उसको ज़रूरत है, उसको इवेल्युएट करने की कि टर्न अराउंड टाइम ज़रूरी है और नो क्लेम बोनस ज़रूरी है, ठीक है। ए क्विक टर्न अराउंड बाय अलाउइंग द इंश्योरर, ठीक है, जो क्विक टर्न अराउंड है TAT टैट है वो अलाउइंग द इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ करता है टू कवर द डैमेजेस अंडर द ओन डैमेज पॉलिसी, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग द नो क्लेम बोनस और प्रोटेक्टिंग द नो क्लेम बोनस ऑन द ओन डैमेज कवर बाय गोइंग टू कोर्ट कंसिडरिंग यू वर नॉट एट फॉल्ट। और एग्रीमेंट के थ्रू ही कहते हैं एक तो उसका वो 50% नो क्लेम बोनस बचता है क्योंकि उसको फॉल्ट अपना कंसीडर नहीं करवाना पड़ता कि हाँ जी मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, क्यों वो नो का एग्रीमेंट की वजह से वो उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा इसे मानो अगर नो एग्रीमेंट ना होता तो वो कोर्ट में जाता और काफ़ी टाइम लगता, ठीक है, उसका क्लेम सेटलमेंट में होने के लिए भी, और उसमें इसमें भी इनको फ़ायदा होता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल इश्यूज़ इन इंश्योरेंस मार्केट्स। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है कहते हैं उसकी हम हेल्प से हम किसी कंट्री में कार के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। इन सम कंट्रीज़ यू रिस्क बीइंग फाइंड और वर्स फॉर रिलाइंग सोलली ऑन IDP, ठीक है, कि जिससे मतलब फाइन से बचने के लिए और कुछ बुरा ना हो उसके लिए हमें वो कहते हैं टोटली डिपेंड होना पड़ता है IDP पे, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पर। जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है उसकी एप्लीकेशन कहते हमेशा 3 मंथ एडवांस होगी, है ना, ओनली बी मेड अप टू 3 मंथ इन एडवांस। और ये 3 मंथ मतलब पहले हमें बनवाना पड़ता है। एन IDP मे बी पोस्टेड डेटेड अप टू 3 मंथ्स, और एडवांस में हम बनवा सकते हैं इसको 3 मंथ्स, बट कहते किसी भी सर्कमस्टांसिस में बैक डेट में नहीं बनेगा, ठीक है। ये ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं अगर इफ़ अ पर्सन इज़ गोइंग फॉर मोर देन 3 मंथ्स, अगर वो कोई आदमी 3 मंथ से ज़्यादा किसी देश में जा रहा है, किसी और कंट्री में, इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में, ठीक है, रहने के लिए या काम करने के लिए,
उस पर्सन को कहते हैं, या अदर देन टूरिज़्म, ठीक है, टूरिज़्म के बिना, तो उसको ये सब क्वारीज़ में जो उस फॉर्म फिल करेगा तो उसको अपनी हिज पर्सनल मतलब पोजीशन बतानी पड़ेगी उस परमिट की एप्लीकेशन में। ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट वेरी वर्ल्ड वाइड, जो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट है वो वर्ल्ड वाइड डिपेंड करती है कंट्री पर, कि कौन कंट्री कैसी रिक्वायरमेंट रखता है ड्राइविंग की। जैसे यूएसए की अलग है, यूरोप की अलग है, कनाडा की अलग है, ठीक है। तो वैसे तो कहते हैं इसीलिए जब कहते हैं हम कार हायर कर रहे हैं ओवरसीज़ में, बाहर किसी देश में, ठीक है, तो हमें उनकी ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है उस कंट्री को विज़िट करने से पहले, ठीक है। अगर मानो हमारे जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है उसमें उसकी एब्सेंस है, मानो उन्होंने कुछ कहा कि हाँ जी ये चीज़ होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस में, बट हमारा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है उसमें नहीं है, तो वो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, ठीक है। और जब कहते हैं स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग आउटसाइड यूरोप, अगर यूरोप के बाहर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ख़ास वहाँ की लाइसेंस इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हाँ जी क्या क्या चीज़ ड्राइविंग लाइसेंस में इंक्लूड होनी चाहिए। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इज़ इशूड टू एन एप्लीकेंट हु होल्ड्स अ वैलिड इंडियन लाइसेंस, ये ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी को इशू होगा जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, एंड वो इंडिया का रेजिडेंट है। और उसको एप्लीकेशन बनाने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा फॉर्म आईडीपी और इन राइटिंग टू द आरटीओ विद इन हुज जुडिक्शन, जहाँ का वो आदमी है जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसको फॉर्म आईडीपी देना पड़ेगा और आरटीओ को रिटर्न में देना पड़ेगा जहाँ का वो रहने वाला है उसका, ठीक है, जिस स्टेट का जिस कंट्री का, तो वो उसको देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो कितनी देर दूसरी कंट्री में रहने जा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ स्टे बतानी पड़ेगी उसको, और जो उसकी वैलिडिटी है परमिट की वो कहते हैं 1 ईयर है, सो इट्स इंपॉर्टेंट। तो उसकी वैलिडिटी आईडीपी की वैलिडिटी 1 ईयर होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर लाइसेंस फ्रॉम द कंट्री यू आर विजिटिंग विद इन 1 पीरियड ऑफ टाइम, और एक साल में लेना पड़ता है। ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, कहते ड्राइविंग वैलिड लाइसेंस होना चाहिए एप्लीकेंट का, ठीक है। कॉपीज़ होनी चाहिए, कॉपीज़ रहेंगी लगेंगी पासपोर्ट की, वीज़ा की जहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड एयर टिकट वेरिफिकेशन चेक होगी कि हाँ जी वीज़ा लगा है या नहीं लगा, उसने बुक करवाया है कि नहीं करवाया, ठीक है। और कब से इशू करना है वो भी रहता है उससे। अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड एड्रेस प्रूफ, 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, मेडिकल फॉर्म A1, ठीक है। वैलिड प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनल्स, फीस एज प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद द यूज़र चार्जेस, ठीक है। कहते हैं जो इंटरनेशनल ड्राइविंग डॉक्यूमेंट है वो इंटेंडेड टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ क्यों बनाते हैं कि बाद में अगर बंदा ट्रैवलिंग करता है और कार हायर करता है या कुछ भी, तो उसको डिफ़िकल्टीज़ ना आए वहाँ पे जहाँ पे वो जा रहा है किसी और कंट्री में, इसीलिए वो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। और डिफरेंट भी अलग अलग कहते हैं वाइडली वेरी भी करता है अलग अलग कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट पर। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग डॉक्यूमेंट है, कहते हो एक लीगल ट्रांसलेशन इज़ अ लीगल ट्रांसलेशन ऑफ नेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस, और एक तरह से कहते हैं वो नेशनल ड्राइवर लाइसेंस की ट्रांसलेशन होती है। बाय इटसेल्फ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नॉट वैलिड फॉर ड्राइविंग इन यूनाइटेड स्टेट, इसीलिए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उनको मानते हैं कि हाँ जी या इनकी होम कंट्री में एक वैलिड इनके पास ये वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है। कहते हैं एवरी टाइम यू ड्राइव यू शुड हैव विद यू बोथ थिंग्स, कहते दोनों चीज़ें होनी चाहिए जब आप ड्राइव करते हो किसी अदर कंट्री में। फर्स्ट एक तो नेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा इंटरनेशनल ट्रांसलेशन ऑफ ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है, और ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। जो द ऑथराइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ड्राइविंग डॉक्यूमेंट हैज़ its basis in international convention of road safety in 2023 1923 1943 1949 and 1968। कोई रोड इंटरनेशनल रोड सेफ्टी के लिए रोड सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई होंगी इन डेट्स में, तो उस पर उनके बेसिस पे ये है कि हाँ जी ट्रांसलेशन होनी ज़रूरी है। कुछ चीज़ जो ट्रांसलेटेड है वो 8 लैंग्वेजेस में, बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसलेटेड इनटू 8 लैंग्वेजेस होती है।
देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ, कहते एक लिस्ट भी है कंट्रीज़ की, ठीक है, जिन्होंने ये जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस जो साइन की हुई है, ठीक है, ऑन द रोड ट्रैफिक एंड एक्सेप्टेड इंटरनेशनल ड्राइविंग डॉक्यूमेंट। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपस में एक कन्वेंशंस बनाई है, एक मानो समूह कह लो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स उन्होंने तय की हुई है कि इतनी रहेगी, और ये चीज़ें आपस में उन्होंने मानो वो कर दिया है एग्रीमेंट जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी लिस्ट है कि कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस इज अकम्पलिश्ड बाय AIDC इन 2 पार्ट्स। एक तो कहते हैं एक डार्क ब्लू कलर की बुकलेट होती है वैलिड फॉर द 1 ईयर, और प्लास्टिक कार्ड मेंबरशिप होती है 10 साल के लिए, ठीक है। जो लाइसेंस है 1 साल के वैलिड होता है, और जो मेंबरशिप है वो 10 साल के लिए। द करंट ड्राइवर्स लाइसेंस मस्ट अकम्पनिंग इंटरनेशनल ड्राइविंग डॉक्यूमेंट इन द ऑर्डर फॉर इट टू बी वैलिड, और जो करंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी उसके साथ ही होना चाहिए।